तो आपको समझ में आएगा कि हमारी दुर्गति का कारण क्या है। आज तो हम बहुत ज्यादा डिबेट देखते हैं, सुबह से लेकर टेलीविजन पे शाम तक बड़े बड़े ज्ञानी अपनी अपनी बात कहते हैं, बड़े बड़े विचारक अपनी अपनी बात कहते हैं। 1946 की इन 7 घटनाओं को लिख लीजिएगा और ठंडे मन से जाकर के घर में सोचिएगा कि पहली से लेकर 7वीं घटना के बीच में जो हुआ, तो हमारा हशर जो आज हो रहा है वो सही हो रहा है। जनवरी 1946 देश में प्रांतीय असेंबली का चुनाव हुआ और उस वक्त देश में जो 15 प्रांतीय असेंबलीज थी उनकी टोटल गिनती 1585 सीटें थी, 1585। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में। मुस्लिम लीग को 492 में से 429 सीटें जीती और बाकी पे कांग्रेस पार्टी के मुसलमान जीते और पूरे वोट की गिनती में कांग्रेस पार्टी जीत गई। अब ये जनवरी 1946 की घटना है। जैसे ही फरवरी आया और मार्च शुरू हुआ, तत्काल प्रभाव से ग्रेट ब्रिटेन के किंग ने, वहां के प्रधानमंत्री ने, एटली साहब हुआ करते थे, क्लेमेंट एटली थे प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि हम भारत को अतिशीघ्र सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। रिजल्ट आने के बाद और उनके इस स्टेटमेंट के बाद कि हम हस्तांतरण करने वाले हैं, यह बात उन्होंने मार्च में कही। और अप्रैल में क्या हुआ, कितनी ऑर्केस्ट्रेटेड थी, कितनी प्लानिंग के साथ यह चीज हुई, और हम 70 साल के बाद आज भी वहीं खड़े हैं। मार्च में बयान आया कि हम सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं और तत्काल 20 अप्रैल 1946 को आनन फानन के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की चुनाव की घोषणा की गई। क्योंकि 1940 से लेकर के 1946 तक बदकिस्मती से देश का पहला जाहिल अनपढ़ जो मक्का में पैदा हुआ था 1888 में, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, उस मौलाना आजाद के पास 6 साल तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता रही। जैसे ही घोषणा हुई अप्रैल में, 20 अप्रैल को घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है, तत्काल हमारे पिताजी, पता नहीं वो हमारे पिता कब बने, हमारी मां ने तो बताया नहीं, लेकिन वो पिताजी बन गए। पिताजी का बयान आया कि मेरी पहली पसंद तो नेहरू है, और पिताजी ने चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। लेकिन मैंने अभी भी बोला और आज फिर बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता वो कौन कांग्रेसी थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन महान लोग थे, मैं उनमें से किसी का नाम नहीं जानता। और उनकी महानता के लिए मैं आज भी, क्यों हमने कहा नहीं, पार्टी वार्टी के चक्कर में मेरा कोई लेना देना नहीं है। 27 अप्रैल को 15 असेंबलीज के वोट आ गए, एक डिब्बे में बंद थे, और पूरे चुनाव की मतगणना की देखरेख गांधी जी के सबसे विश्वास पात्र के सामने हुई। पेटियां खुली, 15 में से 1 वोट पट्टभी सीतारमन को मिला, 2 वोट इनवैलिड हुए, बचे 12 वोट सरदार पटेल को मिले। जिनकी पहली पसंद बता रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो कांग्रेसी सच में कितने बड़े राष्ट्रवादी रहे होंगे कि गांधी जी ने अपने पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तब भी उन्होंने नकार दिया और पटेल को 12 वोट दिए और फूल वाले चचा को 1 भी नहीं दिया। लेकिन बदकिस्मती देखिए, आज आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। ये तो 1946 में हो गई थी।
जिस आदमी को एक भी वोट नहीं मिला इस दबाव में, क्योंकि पिताजी चाहते थे, सरदार पटेल के ऊपर दबाव डाला, 2 बार उनको पर्ची भिजवाई, वो समझ गए और उसके बाद गांधी ने फूल वाले चचा जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया। अब आप अप्रैल से बाहर निकलिए, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, यह भी 1946 की घटना है। क्योंकि जो चुनाव हुआ था 1946 में, वो चुनाव इस बुनियाद पर नहीं हुआ था कि भारत को आजाद कराना है। चुनाव इस बुनियाद पे हुआ था कि कांग्रेस पार्टी भारत की बात कह रही थी उस वक्त, और मुस्लिम लीग, भारत के मुसलमान, बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के मुसलमान कह रहे थे कि हम हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। वोट इस बुनियाद पे पड़ा था। और उस जमाने अली मोहम्मद जिन्ना, मुंबई के अंदर एक जगह है बायकुला, वहां से खड़ा हुआ था। तब से लेके आज तक वहां से पजामे वाले ही जीतता है। उस दौर में सोचिए, जब ऐसे हालात थे, तो उनको समझ में आ गया कि इस देश में वोट की राजनीति से पाकिस्तान नहीं लिया जा सकता। इसलिए अगस्त, आजकल टेलीविजन पे और हिंदी अखबारों में कोई गोल टोपी, कोई लंबी टोपी, कोई गांधी टोपी लगा के बड़ा ज्ञान देता है। ये रमजान का पवित्र महीना है, इस वक्त कोई हमसे पाप ना हो जाए, हमने तो रखा है, हमें तो पता है। ये बातें सुनते हैं ना आप रोजाना, वो जो मिलेगा वो आपको यही ज्ञान देगा। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की मांग वोट के माध्यम से नहीं ली जा सकती, तब मुस्लिम लीग का एक आदमी हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो कंबाइंड ज्वाइंट बंगाल का मुख्यमंत्री था, मुस्लिम लीग का था, उसने अपने राज्य के पुलिस वालों को 2 दिन के लिए छुट्टी दी और डायरेक्ट एक्शन हुआ। उस डायरेक्ट एक्शन में 10,000 से ज्यादा सनातनी हिंदू महिलाएं, बेटियों और भाइयों की और पिताओं की हत्या हुई, लाशें पड़ी रही। डायरेक्ट एक्शन इसलिए किया कि हम इस हिंदू समाज को डरा करके तलवार के जोर पे पाकिस्तान लेंगे। इसलिए 16 अगस्त 1946 की यह घटना है, यह हो गई। और फिर क्या हुआ? अगस्त के बाद आया सितंबर। तो लगा कि ये जो एजेंडा था ये तो मुसलमानों ने एक्सपोज कर दिया, तो जल्दी से आनन फानन में 16 अगस्त से 10 दिन के अंदर तैयारी की और 2 सितंबर 1946 को फूल वाले चचा को देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी। और समझिए, 2 सितंबर को शपथ दिला दी गई 1946 में, और सबको लगा दिया गया, उसमें ये भी थे बेचारे अंबेडकर जी भी थे। 9 सितंबर को कहा गया कि जल्दी से जल्दी संविधान पूरा करो। 9 सितंबर को संविधान लिखना शुरू किया गया। ये घटना मैंने इसलिए बताई तो आपको पता चले कि ये झूठ का घड़ा आज तक हम झेल रहे हैं। इसलिए सच बोलिए। सावरकर से मैं इसलिए प्रेरित नहीं हूं कि वो अंडमान में थे। वो कष्ट इस दुनिया में किसी भी आदमी को हिला सकते हैं। सावरकर मेरा हीरो इसलिए है कि सावरकर आपके इस महाराष्ट्र के, यानी भारत के पश्चिम से अगर यहां आग लगी हो और राष्ट्र सामने हो, कोई पार्टी और संगठन ना हो, तो यहां सावरकर, और ईस्ट में, एक्सट्रीम ईस्ट में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात किस लिए हुई थी? पार्टी बनाने के लिए नहीं हुई थी। उनका भी वही विचार था, इनका भी यही विचार था। ये विचारों से बड़े क्रांतिकारी थे, हिंदूवादी थे, ठग नहीं थे। ठगों की बहुत दुकान है। सुभाष चंद्र बोस अकेला खड़ा हुआ, हिला दिया उस कांग्रेस पार्टी को। लेकिन इस समाज ने, जिस आदमी को 9 वोट नहीं मिले, वो अध्यक्ष भी नहीं बन पाया, जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया, उसे प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आपके सामने एक बहादुर था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया के सामने, ब्रिटिश साम्राज्य के सामने
आंख में आंख डाल करके कहा कि भारत की आजादी की घोषणा करता हूं। रेडियो भी चलाया, करेंसी भी चलाई, सरकार भी बनाई और उसके बाद आजादी की घोषणा की। इन्हें तो अपनी पार्टी के एक वोट नहीं मिला और उस बहादुर ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। विश्व के 9 देश जिसमें जर्मनी और फ्रांस और जापान शामिल हैं, उन्होंने भारत की आजादी की मान्यता दी। कौन बड़ा है, कौन बहादुर था? लेकिन यह देश सुभाष के साथ नहीं खड़ा हुआ, सावरकर के साथ नहीं खड़ा हुआ। हमने खड़े होने में देर लगा दी। ये ईस्ट और वेस्ट का मिलन कोई ऐसे ही नहीं है। यहां शिवाजी पैदा होते हैं और ईस्ट में, एक्सट्रीम ईस्ट में, जिस इस्लामिक जिहादी आक्रांता को शिवाजी ने धूल चटाई, उसी आक्रांता को आसाम में लचित फर्गुसन ने धूल चटाई। तारतम्य देखिए आपके इतिहास में। आप कहते हैं वो ईस्ट है, नहीं, भावनाएं एक थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस इस देश का कभी हीरो नहीं बना। चाटुकारों की दुकान चलती रहे, इसलिए 1945 की घटना में उन्हें मृत घोषित कर दिया और ठेकेदार चुप बैठे रहे, क्योंकि सुभाष नहीं बनना है। हमें चमचे पैदा करने हैं और चाटुकार पैदा करने हैं, इसलिए युवाओं में सुभाष की कहानी नहीं सुनाई जाती। तथा कथित नए नए पैदा करते रहते हैं, उनका गुणगान करने से समाज में भाव पैदा नहीं होता। इसलिए हमारा कोई रिश्ता नहीं सुभाष से। हम ये जानते थे कि सच बोलोगे 2022 में, 21 में, 23 में, ये युवा जिसको सबसे ज्यादा भ्रमित किया गया है, इसको सही बात पता चल जाएगी। ये आज जो संचार क्रांति का सबसे बड़ा हथियार है, ये इसी ने दबाव बनाया और 14 में जो गुजरात से चल के दिल्ली गया, उसके कानों तक आवाज चली गई, ये आखिर देश में कौन लोग क्या कर रहे हैं, क्या हंगामा है। तब उसने हमारे ही साथी अनुज धर को, जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी, हिंदुस्तान के एक अंग्रेजी के प्रतिष्ठित अखबार की प्रतिष्ठित नौकरी कर रहा था, उसने कहा नहीं, बहुत हो गई नौकरी, कुछ काम करके जाना है। और तमाम सुभाष से रिलेटेड, जहां सुभाष दुनिया में किसी एक मिनट के लिए भी किसी देश में रुके, वो उन सब जगह गया। रोया नहीं कि इसके लिए मुझे बजट दे दो। किसी पार्टी की चमचागिरी करने नहीं गया, किसी ठेकेदार के पास नहीं गया। नौकरी छोड़ के उसने अपना इंतजाम किया और पूरी दुनिया में जहां जहां सुभाष के कदम पड़े, वहां के डॉक्यूमेंट क्या थे, वहां के अखबारों में क्या कहा, सब इकट्ठा किया और गुजरात वाले को दे दिया। उनकी समझ में आया तो उन्होंने पहली घोषणा की कि सुभाष से संदर्भित जितने भी कागजात जो क्लासिफाइड के आड़ में छुपा रखे हैं, उन्हें सार्वजनिक करवा दिया। और कागज जब सार्वजनिक हुए तो दुनिया को पता चल गया कि सुभाष 45 में नहीं मरे हैं। सुभाष की जासूसी उस वक्त की सरकार ने 1958 तक बंगाल में उनके घर के सामने जासूसी कराई। और जब सत्ता पे बैठे हुए लोगों को आप तथ्यों के साथ मजबूत कर देते हैं, तो आप इसलिए मत जाइए कि हमने बड़ा काम कर दिया है, कल हमको वहां टिकट दे दीजिए या पद्मश्री दे दीजिएगा। यह लालच आपको सही काम नहीं करने देगा। हम सब गुमनाम लोग हैं। तब उन्होंने दूसरी मुहिम हमारी मानी और तब हमने उनसे कहा कि हमारे बाप दादा का कोई लेना देना नहीं है, हम सब अपने साधारण परिवार से आए हैं, आप इतना ही कर दीजिए। आने वाली नस्लें तय करेंगी कि फूल वाले चाचा महान थे या सुभाष महान था, किसने देश के लिए क्या कहा। तब उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक पहाड़ से एक चट्टान का टुकड़ा दिल्ली में भिजवाया और उस चट्टान के टुकड़े से 28 फीट ग्रेनाइट की मूर्ति में सुभाष चंद्र बोस को इंडिया गेट पे खड़ा कर दिया। यह कोई नाम नहीं है, सुभाष चंद्र बोस एक विचार है, एक प्रेरणा है।